हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार प्रसाद ई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के द्वारा हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर उसका थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले आप लोग यूट्यूब पे देख चुके होंगे। फर्स्ट वीडियो में हम राजा, किसान और नगर के संदर्भ में उस विषय के बारे में 16 महाजनपद और मौर्य साम्राज्य फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन किया गया था। मौर्य प्रशासन के बारे में बताया गया था। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और मौर्य प्रशासन साथ ही साथ उसके आगे के सातवाहन वंश, कुषाण वंश और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग फिर से प्राचीन काल के इतिहास में हम लोग फिर से चलते हैं, भ्रमण करते हैं और आप उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं को, राजा और उस समय के कैसे उनकी स्थिति थी। राजा जो अलग अलग बनते थे तो उनका सिद्धांत बदल जाता था, उनका प्रशासन बदल जाता था। ये सभी चीज़ जान करके हमें बड़ा ही सुखद अनुभूति होता है और आप भी उस काल को समझने का प्रयास करें। तो हम लोग बात करते हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में जो बताया गया था मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन का नगर प्रशासन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स और है जिसे हम लोग यहाँ पे समझ करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक है ग्रामीण प्रशासन का, जो कि वहाँ के प्रमुख मुखिया, जिसको ग्रामीण या ग्रामिक भी कहा जाता था। उसके बाद महत्वपूर्ण है सैन्य व्यवस्था। तो सेना की व्यवस्था के लिए भी मौर्य प्रशासन में 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5-5 समिति के सदस्य होते थे और सेना का संचालन के लिए समितियां कार्य करती थी। तो उसमें एक समिति जो कार्य करती थी वो पैदल सेना के लिए, उसी तरह से घुड़सवारी सेना के लिए रथ सेना, हस्ती यानी कि हाथी वाली जो सेना थे उसके लिए, नौसेना यानी कि मौर्य साम्राज्य में नौसेना का भी विकास हो चुका था, यानी कि पानी के माध्यम से जहाज़ों के द्वारा दूसरे देशों पर आक्रमण उस समय उसका शुरुआत हो चुका था। और छठा जो समिति था वो सभी सेना का रसद या अर्थात उनके लिए सामग्री, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इन सभी को देखरेख का कार्य करती थी। तो ये सेना का व्यवस्था था मौर्य प्रशासन में। उसके बाद वहाँ राजस्व की सुदृढ़ व्यवस्था थी और प्रत्येक किसानों से भूमि के उपज का 1/4 या 1/6 भाग लगान के रूप में यानी कि कर के रूप में लिया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। गुप्तचर व्यवस्था में 2 भागों में बांटा गया था, एक संस्था और एक संचार। तो संस्था का यहाँ पे अर्थ है कि वैसे गुप्तचर जो किसी एक ही स्थान पर स्थिर रह करके गुप्तचरी का कार्य करते हैं। तो संचार का यहाँ पे अर्थ है कि वो घूम घूम कर भेष बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके गुप्तचरी करते थे, यानी कि गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करते थे। तो वो बड़ा सुदृढ़ व्यवस्था था। कृषि का, उद्योगों का अच्छे तरीके से विकास हुआ था और कृषि के विकास के संदर्भ में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी बताया है कि वहाँ पे 3 प्रकार की भूमि जो हुआ करती थी, तो तीनों भूमियों की श्रेणी अलग अलग रूप में बांटा गया था। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था, उद्योग में बढ़ई गिरी का कार्य, बर्तन बनाने का जो धातु यानी कि धातु के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, खास करके उस समय बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, ये सभी चीज़ें उद्योग के रूप में उस समय विकसित हो चुके थे। तो ये हमारा पिछले वीडियो का अंतिम भाग है मौर्य प्रशासन के संबंध में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं राजा का दैविक सिद्धांत। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं।
ये सिद्धांत यानी कि नवीन सिद्धांत का विकास हुआ मौर्य प्रशासन के बाद, यानी कि अंतिम मौर्य राजा के मरने के बाद, उसके बाद नए राजतंत्र का, और उसके बाद नए राजतंत्र, तो ऐसे करके राजतंत्र बदलता चला गया। लेकिन हम शुंग वंश, कण्व वंश, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश आया। ये दोनों वंश पे हम लोग विस्तार से चर्चा ना करके हम लोग सीधा आते हैं कि क्या परिवर्तन आया, राजा क्या दैविक सिद्धांत वो कैसे बन गया। अभी तक राजा जो हैं एक सामान्य प्रजा के जैसे, यानी कि सामान्य लोगों के बीच से कोई व्यक्ति राजा बन जाए, ऐसा स्थिति था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया और अब राजा को देवता तुल्य माना जाने लगा। तो ये सातवाहन वंश और उसके बाद कुषाण वंश, ये दो मुख्य उस समय के वंश थे, सातवाहन वंश और कुषाण वंश, जहाँ पे राजा के स्वरूप में बदलाव आया और प्रजा के बीच ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि राजा जो है वो देवता के रूप में धरती पे कार्य कर रहे हैं। तो इसी सिद्धांत को दैविक सिद्धांत कहा गया उस समय। तो अब हम सातवाहन वंश में, जो कि मुख्य रूप से दक्कन के प्रदेश से दक्षिण के तरफ के कुछ जो भाग हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, तो मध्य भारत और दक्षिण के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर सातवाहन वंश का शासन चला। उसमें कुछ प्रमुख राजा थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रमुख राजा थे। तो इन राजाओं के द्वारा एक नए शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और हम इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई, मगध साम्राज्य, जो कि उत्तर भारत के बिहार, वर्तमान में जो अभी बिहार है, उस क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य गोदावरी नदी के तट तक मौर्य साम्राज्य विस्तार से फैला हुआ था। लेकिन इस बार सातवाहन वंश का जो विकास हुआ, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत के बीच के भागों में ये फैला था। यानी कि उत्तर के बड़े राजा जो मगध साम्राज्य के जैसा कोई साम्राज्य फिर उत्तर में ना बन करके दक्षिण में सातवाहन राजवंश आया। उसके बाद कुषाण वंश का भी विकास हुआ और कुषाण चूँकि भारत से संबंधित नहीं थे, वो चाइना भारत के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में वो कबीला के रूप में वो सब रहते थे, और भारत के कश्मीर पश्चिमी जो भाग है उन क्षेत्रों में इनका शासन प्रारंभ हुआ और उसमें कुजुल कडफिसेस जो कि प्रथम शासक थे। फिर उसके बाद उनका पुत्र भीम कडफिसेस और कुषाण वंश के महान राजा जो थे वो कनिष्क। तो एक यहाँ तक आते आते, यानी कि इस वंश तक पहुँचते पहुँचते, कुषाण वंश तक पहुँचते पहुँचते राजा का जो सिद्धांत है दैविक रूप वो धारण कर लिया था। कई जगहों पे इनकी मूर्तियाँ पाई गई है उत्खनन के दौरान। कई जगहों से जो मूर्ति मिला है, जिसमें कि कनिष्क का मूर्ति है, जिसका पूरा धड़ है मूर्ति का, सर उसका नहीं है, संभवतः उत्खनन के वजह से या किसी और कारणों से सिर्फ धड़ बचा है। तो वो पूरा शरीर का जो भाग है वो जिस ढंग से बनाया गया वो अलंकृत और एक शासक का ओजस्विता उसमें शामिल है। तो ये चीज़ बनाने के पीछे उन राजाओं का संभवतः ये प्रयास रहा होगा कि जनता के बीच, यानी कि प्रजा के बीच ये संदेश जाए कि राजा एक भगवान का दूत है या फिर भगवान का, देवता का अवतार है। तो ये दैविक सिद्धांत में परिवर्तन होने लगा। उसी दौरान मूर्तियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि मूर्ति बनाने के कला का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तो मूर्ति कला का विकास हुआ और इसमें 3 शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गंधार शैली, ये क्षेत्र आज
का जो क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, खास करके अफ़गानिस्तान वाला जो भाग है, वहाँ पे गंधार, जिसको कि उस समय तक्षशिला कहा जाता था, उन सभी क्षेत्रों में मूर्तिकला का जो विकास हुआ वो गंधार शैली कहलाता है। और ज़्यादातर इन तीनों शैलियों में भगवान गौतम बुद्ध के मूर्ति ज़्यादा बनाए गए। तो गंधार शैली में गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बना वो सामान्य मानव के रूप में उस मूर्ति को बनाने का प्रयास किया गया। जबकि मथुरा शैली, ये मथुरा जो भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उन क्षेत्रों में के आसपास के जो भाग हैं वहाँ पे गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी, थोड़ा सा परिवर्तन आया और इसको एक महान व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया, ओजस्विता दिखाया गया, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया और इनके बालों का विन्यास में परिवर्तन आया। इन कपड़े पे सिलवट दिखने लगे, यानी कि पत्थरों के मूर्तियों में ये सभी चीज़ें विशेषता के रूप में शामिल कर लिया गया। जबकि अमरावती शैली में गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो ये तीन प्रकार के शैली उस समय विकसित हुए और ज़्यादातर इसी शैलियों के बाद और गौतम बुद्ध के मूर्ति बहुत ज़्यादा बने। साथ ही साथ कनिष्क जैसे कुछ राजाओं के भी मूर्तियां उस समय बना था। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद राजा का दैवीय सिद्धांत के रूप में परिवर्तन होना, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए साम्राज्य का। लेकिन इससे पूर्व हमें एक कुछ चीज़ों को और समझने की आवश्यकता है, और उस समय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे हर्ष चरित्र, मान भट्ट का लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है राजा हर्षवर्धन का। तो उसके साथ साथ उनके नगर और ग्रामीण जीवन यानी कि गांव के बारे में भी वान भट्ट के द्वारा उस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। तो उन पुस्तकों के माध्यम से भी उस समय के नगर और गांवों को भी हम समझ सकते हैं। मेगास्थनीज के इंडिका के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के समय के नगर को या गांवों को हम समझ सकते हैं। लेकिन जितने भी नगर हैं, ये सभी नगरों का विकास या तो किसी न किसी राजा के राजधानी के रूप में हुआ, और या जिसमें 16 महाजनपद, उस समय जो 16 महाजनपद के रूप में अलग अलग राज्य का जो प्रादुर्भाव हुआ, ये 16 महाजनपद की जो राजधानी था, नगर के रूप में इन्हीं सभी का विकास ज़्यादा हुआ और ये व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। अब हम दक्षिण भारत में हम यदि चेर, चोल, पांड्य, ये कुछ राजाओं की बात करें तो ये मुख्यतः राजा ना कह करके इनको सरदार कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, लेकिन ये अस्थायित्व था इनके राजत्व में, यानी कि वो अपने शासन के व्यवस्था का जो विकास वो लोग किए, उसके अनुरूप ही वो कई प्रकार के महल और मंदिर या फिर वैसे स्मारक वगैरह बनाया गया उनके द्वारा, जो आज भी उस प्राचीन काल के चेर, चोल, पांड्य का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करता है। तो ये सभी जगहों पे देखने से ये प्रतीत होता है कि नगरों का विकास जो है वो 2-3 महत्वपूर्ण कारणों से हुआ। एक तो किसी न किसी खास मंदिर की वजह से किसी नगर का विस्तार हो गया, जैसा कि दक्षिण भारत के ज़्यादातर स्थानों में हुआ था। दूसरा, व्यापार के वजह से नगर का विकास हुआ और नगर का विस्तार हुआ। अब दक्षिण भारत के जो राजा थे वो व्यापार से राजस्व बढ़ाने के कार्यों को बहुत तेज़ी से किए, जबकि उत्तर भारत के जो राजा थे वो कृषि या राज्य के अंदर स्थापित उद्योगों के द्वारा राजस्व ज़्यादा एकत्रित करते थे। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, जो अंतर है। इन वजह से हम कह सकते हैं कि नगरों का विकास हुआ। कुछ ऐसे भी नगर थे जैसे ताम्रलिप्ति, वो बंदरगाह के रूप में उसका विकास हुआ, और बाहर से जो व्यापार होता था, जो विदेशी व्यापारी आते थे
उसके वजह से वो बंदरगाह एक नगर के रूप में विकसित हुआ। तो हम इन कारणों से हम समझ सकते हैं कि कई नगरों का विकास हुआ, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ज़्यादातर जो बड़े नगर विकसित हुए वो 16 महाजनपदों से संबंधित थे या फिर उनकी राजधानी थे। तो अब हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का, जिसका विस्तार हम लोग चौथे वीडियो में करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें हम इसका गुप्त साम्राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। गुप्त साम्राज्य उस समय का एक बहुत बड़ा घटना था। कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है, उन क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ। और श्रीगुप्त संभवतः छोटे मोटे किसी क्षेत्र के वो सामंत रहे होंगे उस समय, वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे। श्रीगुप्त उनका नाम है, श्रीगुप्त। 275 ईस्वी के आसपास का समय इनका माना जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा साम्राज्य को बनाने में सक्षम संभवतः नहीं हो पाए। इनका पुत्र घटोत्कच, वो गुप्त साम्राज्य में इनका पुत्र साम्राज्य को स्थापित रखा, लेकिन इसका भी विस्तार बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाए। लेकिन घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और यहाँ से गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत के लगभग 70% जो क्षेत्र थे और पश्चिम के पाकिस्तान, अभी जो वर्तमान में है अफ़गानिस्तान तक इसकी सीमा पहुंच गई। तो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त, उसके बाद उनका पुत्र, ये सभी के द्वारा चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, ये सब के कारण ये साम्राज्य का विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय 320 ईस्वी के आसपास इनका शासन काल था और 350 ईस्वी तक ये शासन किए। और इन्हीं के द्वारा गुप्त संवत 320 ईस्वी में शुरू किया गया गुप्त संवत। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चांदी के सिक्कों का बहुत अधिक ये निर्माण शुरू हुआ और मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्के लेन देन का रुपये के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के भी थे, लेकिन चांदी के सिक्कों का प्रयोग अधिक हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त संवत के संस्थापक थे, वहाँ तक हम लोग रुकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का, उस वीडियो के माध्यम से गुप्त साम्राज्य के अन्य राजाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के प्रशासन और गुप्त साम्राज्य के बाद के स्थितियों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम ये तीसरा वीडियो जो हमारा है इतिहास 12th क्लास के सेकंड चैप्टर पे हम लोग आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबका धन्यवाद।